नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। जरा सीधी तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं अपने दफ्तर, अपना कार्यकाल संभालने के लिए, कार्यभार संभालने के लिए। तस्वीरें आपके सामने। कार्यभार संभालने के लिए अमित शाह पहुंच गए हैं अपने दफ्तर। इससे पहले आज सुबह अमित शाह जो हैं वो पुलिस मेमोरियल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने शहीदों को नमन किया। और अब आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मोदी 2.0 के बाद मोदी 3.0 में भी अमित शाह को दी गई है। और उनके साथ उनके 2 MOS भी नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय को देख रहे हैं आप और बंडी संजय कुमार को आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बार जी किशन रेड्डी की जगह तेलंगाना से ही आने वाले बंडी संजय कुमार को MOS गृह बनाया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने। मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने मंत्रालय पहुंच गए हैं अमित शाह। गुलदस्तों के साथ वहां पर उनका स्वागत किया गया। और एक जो कहा जा रहा है कि मोदी 2.0 वाली निरंतरता मोदी 3.0 में देखने के लिए मिल रही है, उसी कंटिन्यूटी को ये तस्वीर दिखा रही है। यहां पर विजय जी, विश्वास व्यक्त किया। और जब कल कैबिनेट की बैठक हुई रोमाना जी, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही। ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक पोर्टफोलियोज का, तो उन्होंने कहा कि आप में से ज़्यादातर लोग अपना काम बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। उसका मतलब ही था कि संकेत मिल गया था कि कंटिन्यूटी है। और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, CCS के चारों मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही ना केवल रखे बल्कि उन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि इस बार ये उम्मीद हो रही थी कि नितिन गडकरी जी को जिस तरह से प्रमोशन मिल रहा था, या शिवराज जी जब वहाँ पर आए हैं, जो 6 बार के MP रह लिए हैं, 4 बार के चीफ मिनिस्टर रह लिए, तो उनको क्या मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने CCS में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। और अमित शाह जी को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हो रही थी, क्या बदलाव होगा। हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल कम थी। तो एक मोटे तौर पर कंटिन्यूटी रखी है। और जिन लोगों ने परफॉर्मेंस में कुछ झिझक रखी होगी या कुछ काम कम किया होगा, उसमें बदलाव किया। जिसमें मैं एक सबसे बड़ा बदलाव प्रहलाद जोशी जी को लेकर देखता हूं, जो संसदीय कार्य मंत्री थे। उनकी जगह अब किरण रिजिजू को, क्योंकि पिछली बार संसद का सत्र में आपने देखा होगा कि काफी परेशानी का सामना। हम लोग भी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे 12 से 2 पॉलिटिकल शो में कि फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण मामला रहने वाला है और उसको बहुत ही सेंसिटिवली और सेंसिबली हैंडल करना होगा। तो इस मामले में कौन दक्ष, और ऐसे में प्रहलाद जोशी की जगह इस बार वो जिम्मेदारी जो है वो किरण रिजिजू को दी गई है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, तस्वीरें दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, पहुंच गए हैं अपने दफ्तर कार्यभार संभालने के लिए। नीरज पांडे जी बिल्कुल रोमाना, गृह मंत्री अमित शाह अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं और दूसरी बार बतौर गृह मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं। ये अपने आप में उनके व्यक्तित्व को भी बताता है कि कैसे वो पहले भाजपा के अध्यक्ष, लगातार विधायक रहते हुए फिर सांसद बने, भाजपा के अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2019 में सीधा गृह मंत्री बने। उनका 2019 से 24 का कार्यकाल भी बहुत ही यादगार काल रहा। उन्हीं के समय पे बहुत सारे महत्वपूर्ण कानून सामने आए, चाहे वो धारा 370 को हटाना हो या तमाम चीजें ऐसी है, चाहे CA का लाना हो, बहुत सारे कानून सामने आए। और अब दूसरी बार वो गृह मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभाल रहे हैं। इस समय वो नॉर्थ ब्लॉक में हैं। उनके साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं, साथ में जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला मौजूद हैं, कुछ तमाम ऑफिसर्स हैं। आज वो पहले कार्यभार संभालेंगे और कार्यभार संभालने के साथ ही वो एक बड़ी बैठक करेंगे जिसमें सभी गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे और उनके साथ बातचीत करके आगे कार्य योजना पर बात करेंगे। वैसे एक बात तय है कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह कभी बैठे नहीं, वो लगातार काम करते ही रहे। वो लगातार अधिकारियों से मीटिंग करते रहे, लगातार अधिकारियों के साथ टच में रहे और बहुत सारे फैसले वो लेते रहे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज पांडे। तो कुल मिलाकर कार्यभार संभाल लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और आइए, ये 3 तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं जिसमें मोदी के ये सिपाही कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ाते हुए आके रख रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए JP नड्डा को देखा आपने, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा। इसके अलावा ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। विदेश मंत्री के तौर पर
एस जयशंकर एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। पर्यावरण मंत्री के तौर पर भूपेंद्र यादव एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। चिराग पासवान मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कैबिनेट रैंक का मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया है फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी। जयंत चौधरी को देख रहे हैं आप। किरण रिजिजू जिनको लेकर अभी हम बात कर रहे थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अश्विनी वैष्णव, और ये नाम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरीके से प्रमोशन अश्विनी वैष्णव का रेल मंत्रालय के साथ साथ इस बार जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। तो विपक्ष की तरफ से लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को झुंझुना थमा दिया है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है गठबंधन के साथियों को जो मंत्रालय दिए गए हैं उसको लेकर। महत्वपूर्ण मंत्रालय विपक्ष कह रहा है बीजेपी ने अपने पास रख लिए हैं। इसको लेकर किस तरीके का आर पार है, हम सुनाएंगे क्या किसी का बयान। बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। अब ये विभाग पहले रेल हो, कृषि हो, नागरिक उड्डयन, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग बिहार को मिलते रहे हैं। नीतीश कुमार जी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर अगर आप चुप होते हैं तो बिहार की 14 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी। 24 सांसद आपके थे बिहार और झारखंड में, 22 केवल बिहार में। आपके पिताजी केंद्र में रेल मंत्री थे, किंग मेकर। हालांकि रानी के पेट से राजा का जन्म नहीं होता है, लेकिन किंग मेकर कहवा करके अपने आप को अनुप्राणित महसूस, गौरवान्वित महसूस करते थे। तो विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष नज़र, इस सब की चिंता के लिए हम लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रा बाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं है। तो ये विपक्षी नेताओं के सुर आपने सुने। कह रहे हैं कि साहब सस्ते में जो सहयोगी दल हैं उनको निपटा दिया है बीजेपी ने। इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जल्दी से आपका परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है, हालांकि पहला सवाल मैं ले चुकी हूँ। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर प्रेम सर मौजूद हैं, राकेश उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, इस बीच जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है उस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सहयोगी दल हमसे आते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि साहब काम तो देखिए कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, जिसे जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो बढ़िया तरीके से निभाना चाहिए। मुझे जो विभाग मिला है उससे मुझे खुशी हुई है। मोदी जी को मेरे विभाग से बहुत उम्मीदें हैं। सुनिए। हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। तो बड़े मन, खुले मन से बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए जीतन राम मांझी तैयार हैं, इसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है, इसी को लेकर जरा चर्चा करेंगे। लेकर आइए जरा सवाल। बड़े मंत्रालयों में बीजेपी, सस्ते में निपटे सहयोगी, ये वो सवाल है जो विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। राकेश शुक्ला जी। मुझे लगता है कि ये सवाल विरोधियों की तरफ से खड़ा किया जाना वाजिब है, क्योंकि विरोधियों को तो विरोध करना, और विरोध के लिए कोई ना कोई एक कारण होता है। लेकिन क्या एनडीए घटक दल का कोई भी नेता जिसको मंत्रालय मिला है वो असंतुष्ट है क्या? मेरा ख्याल है कि जब मंत्रालय मंत्री बनने की बारी आई थी तो मंत्री बनाए जाने से पहले ही मंत्रालय तय हो गए थे। फिर उसके बाद फिर मंत्रियों का नाम आया था, क्योंकि घटक दल के जो बड़े नेता हैं, चाहे उनके, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि शिंदे सेना के कोटे से जो बने हैं वो भी संतुष्ट नहीं है, उन्होंने भी आपत्ति जताती। अच्छा, अजीत पवार गुट से तो वो पहले ही नहीं बने, उन्होंने शपथ ही नहीं ली, कह रहे कि साहब हमारा तो कद नहीं है, हमारा तो कद जो है वो कैबिनेट रैंक का है। गठबंधन में देखिए
ही प्रॉब्लम्स होती हैं कि शुरुआत हुई है तो कुछ ना कुछ होगा। और वो मंत्रालय को लेकर नहीं है, वो कैबिनेट पद को लेकर है कि कैबिनेट रैंक मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास 7 MPs हैं, कुछ लोगों को 1 MP के हिसाब से दिया गया है। वो केंद्र में जो बात होती है, जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से तय कर रहे हैं, और वो अपनी ज़रूरत देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है। जहाँ शिंदे गुट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री भी उनको बना रखा है। लेकिन एक छोटी सी बात में अमित शाह जी पर आपने जिक्र किया, अमित शाह जी के कार्यभार को, तो उसमें महत्वपूर्ण बात है कि कल जो RSS चीफ हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने मणिपुर को लेकर बड़ी गंभीर बात की है कि 1 साल तक उन्होंने कहा कि अभी 1 साल तो होने को आ रहा है और मणिपुर अभी भी शांति की राह देख रहा है, बड़ी चुनौती होगी। लेकिन पहले जरा मंत्रिमंडल पर आपको लग रहा है क्या कि सस्ते में निपटा दिया? भाई काम कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है, जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं। जब वो स्वयं कह रहे हैं तो नहीं मानने का कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ। वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। सही बात। पर बात क्या है कि ऐसा क्यों है, थोड़ा सा हम अगर एनालाइज करें तो अगर नीतीश कुमार जैसे या चंद्रबाबू नायडू स्वयं अगर कैबिनेट में आना चाहते तो निश्चित रूप से 4 में से एक जगह खोजते, लेकिन अब उनकी मुख्यमंत्री के जगह पर उनकी एक तय है। और लगभग आप बिहार के नेताओं की भाषण सुने, बीजेपी नेताओं के कमेंट्स, तो वो 2000 आगे का जो विधानसभा चुनाव है वो भी नीतीश के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। बड़ी बात दरअसल ये निकल कर आ रही है कि अलग अलग ये सहयोगी, ये राज्य के अपने क्षत्रप, और इनका फोकस जो है वो फिलहाल राज्य की जो राजनीति है उस पर ज्यादा केंद्रित है। वहां पर सत्ता में ज्यादा भागीदारी चाहिए, क्योंकि चाहे नीतीश कुमार वो बिहार में मुख्यमंत्री है, चाहे चंद्रबाबू नायडू वो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में राकेश उपाध्याय जी, ये सस्ते में निपटा दिया है जी सहयोगियों को बीजेपी ने, ये जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, मतलब ये बाल की खाल निकालने से ज्यादा और कुछ नहीं? विपक्ष तो सरकार गठित होने के पहले से ही मना रहा है कि कैसे इनके बीच मतभेद बढ़ जाएं। रह गई बात सस्ते में निपटा दिया, तो भाई N रामा नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। ये कोई सस्ता मंत्रालय है क्या? आप बिहार को जो 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं, पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण और MSME, ये सब क्या कोई सस्ते मंत्रालय हैं? और खुद RLD के जो नेता हैं जयंत चौधरी, वो स्किल लेकर के स्वतंत्र प्रभार के साथ बैठे हुए हैं, और शिक्षा में भी उनको एक स्टेक मिला है MOS के रूप में। तो मैं समझता हूँ जैसा पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों का, उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन मैं देख पा रहा हूँ, और महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बैलेंस कर यहाँ पर आगे कदम बढ़ाती हुई मोदी सरकार, और अब तस्वीर ये उभर रही है कि मजबूत सरकार पर किसी तरीके का यहाँ फिलहाल तो संशय नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मंत्रालय सहयोगियों को दिए गए हैं उसको लेकर सहयोगी जो हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। विपक्ष जरूर हमरा बोला। तो 9 जून मोदी मंत्रिमंडल की शपथ, उसके बाद कल देर शाम तक मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है, और अब जो सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के पास अहम मंत्रालय, मजबूत सरकार पर नहीं संशय, सहयोगियों को बैलेंस भी कर लिया, और जो कोर CCS वाले मंत्रालय हैं उसमें कंटिन्यूटी बरकरार रहे, जो अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय वहां पर कंटिन्यूटी बरकरार रहे, परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी दे दी। तो ये तो मोदी 2.0 की तरह मोदी 3.0 की मजबूती के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, यदि संख्या बल के हिसाब से भी गणित देखी जाए तो 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे बड़ा सहयोगी है TDP, जिसके पास 16 सांसद हैं। उस हिसाब से आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी मंत्रालय या कैबिनेट बंटवारे को लेकर किसी तरह का विवाद है। विवाद की स्थितियां तब आती जब इनकी तरफ से मंत्रालय को लेके, विभाग को लेके, ये सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं गतिरोध होता। आप देखिए, शपथ ग्रहण से पहले यानी चुनाव नतीजे आने के बाद से अभी तक किसी भी तरह का विवाद NDA गठबंधन में सुनाई नहीं दे रहा है। तो मान के चला जाए कि किसी भी तरह आने वाले समय की भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है गठबंधन सरकार में, लेकिन अभी सरकार स्मूथ चलेगी। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो आप 3.0 की बात कर रही हैं, तो 2.0 को इसलिए रिपीट किया गया कि जो काम पड़े हैं या चल रहे हैं उसका फॉलोअप बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। तो इनको रिजल्ट भी देना है कि कम संख्या के बाद भी हम रिजल्ट देने वाली सरकार लेके आए, और वो भी तमाम जो काम निपटाने हैं तेजी के साथ। इसीलिए देखिए किस तरीके से अपने लिए खुद डेडलाइन भी सेट की जाती है कि 100 दिन में ये काम करेंगे, 125 दिन में ये काम करेंगे, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अगला नया अध्यक्ष बीजेपी का कौन, इसको लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि अगले नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक JP नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी तो उनको संभाले ही रखनी है। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र कर दी जाएगी। पूर्ण रूप से अध्यक्ष का चुनाव
सितंबर तक होने की संभावना। इस महीने के अंत तक नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है जरा जल्दी से राकेश शुक्ला जी का ही रुख करेंगे, क्योंकि कल भी वो इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि नया अध्यक्ष चुनने में सितंबर अक्टूबर तक तो समय जाएगा ही। असल में जनवरी में चुनाव होना था संगठन का, लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव था इसलिए आपके संसदीय बोर्ड, जो भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय बोर्ड है वो और केंद्रीय समिति की बैठक करके इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया जून तक का। अब जून के बाद इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, या तो कोई नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा जब तक कि चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती, या फिर इन्हीं को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है पार्टी की तरफ से कोई नया कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया है कि फिर ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष ही अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि पहले कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे। तो मुझे लगता है इन सवालों से बचने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा जी को कंटिन्यू किया गया है। और अब आगे चुनाव की प्रक्रिया। सर, जो बात आपने कही है ना, थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, ये तो दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ खबर यह आ रही है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे, और दूसरी जानकारी यह भी कि भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र कर देगी। तो क्या बीच में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी या नहीं? जब तक नए अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक ये जिम्मेदारी जेपी नड्डा ही संभालेंगे। नीरज, विरोधाभास है इस खबर में, क्लैरिटी दीजिए। रोमाना, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल फिलहाल नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक बढ़ा दिया गया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जारी रहेगा। जो भी नया अध्यक्ष होगा उस तक तब तक जेपी नड्डा काम देखते रहेंगे। ये कई बार ऐसा होता है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले कई बार कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया जाता है और बाद में उसी के अगुवाई में अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि कार्यकारी अध्यक्ष ही तय होगा, चुना जाएगा, या सीधे अध्यक्ष तय कर दिया जाएगा। मतलब पूरी खबर अभी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है विजय त्रिवेदी जी का रुख करते हैं, वो इस कंफ्यूजन को शायद दूर कर पाए। विजय जी, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल, जैसे शुक्ला जी ने कहा, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था लोकसभा चुनाव की वजह से 30 जून तक का। सही है। तो वो 30 जून तक रहेंगे। पार्टी की एक परंपरा है, कोई कानून नहीं है कि एक व्यक्ति एक पद। हाँ। तो उस हिसाब से अब जेपी नड्डा साहब जब मंत्री बन गए हैं तो वो उनका कार्यकाल एक्सटेंशन नहीं होगा। पहली बात ये साफ है। दूसरी बात, कार्यकारी अध्यक्ष का और अध्यक्ष का कोई फर्क नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष की नियुक्ति यदि आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव स्टेट और नेशनल काउंसिल मिलकर करते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। तो उस दौरान वो अध्यक्ष जो नया अध्यक्ष होगा, यानी जो नया अध्यक्ष होगा वही कार्यकारी अध्यक्ष होगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता, क्योंकि एक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। इसलिए जेपी नड्डा 30 जून तक रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो जल्दी ही आपको नए अध्यक्ष का नाम मिल जाएगा। और वो नए अध्यक्ष यही था ना कि भाई जेपी नड्डा जो है वो नए अध्यक्ष तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, या जेपी नड्डा के बाद नए अध्यक्ष बनने तक बीच का जो फेज है उसमें कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये सवाल है यहाँ पर। तब जिस खबर का हम रुख कर रहे हैं वो दरअसल मणिपुर में हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर अब तक तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता रहा, लेकिन अब मणिपुर को लेकर सरकार को घेरने का काम आरएसएस की तरफ से किया गया है। जी, आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उनका बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत कह रहे हैं 1 साल हो गया है, 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उस पर कौन विचार करेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत। आगे मोहन भागवत नसीहत दे रहे हैं, प्राथमिकता से मणिपुर के मुद्दे को देखना जरूरी है। सुनिए। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं।
ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। देखिए, ये जो मोहन भागवत का बयान सामने आया है, इस पर विपक्ष की तरफ से अब सवाल पूछकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। विपक्ष कह रहा है सरकार तो उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही है और ऐसे में वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीति का जीता जागता स्मारक है और हम पहले से कह रहे थे कि मणिपुर की स्थिति नाजुक है और अफसोस की बात है कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर तक नहीं गए, हमारी बात तो नहीं सुनी। मैं अपेक्षा करता हूं कि वो मोहन भागवत जी की बात सुनेंगे। कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है। सब बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रा बाबू। तो देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा, उन्होंने 2-3 अलग अलग मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े किए और इसमें से खासतौर से अगर मणिपुर के मुद्दे की बात की जाए तो उसको लेकर जिस तरीके से अपनी बात रखी है मोहन भागवत ने, तो सवाल तो यही पूछा जाएगा कि आखिरकार जो भागवत जी ने संदेश दिया है उसको देश कैसे समझे, क्योंकि नई सरकार है, नया ढंग है और इस बीच जो भागवत वाणी सामने आई है उससे देश दंग है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राकेश उपाध्याय जी, जिस तरीके से मणिपुर का जिक्र उन्होंने किया, सीधे सीधे मणिपुर मोदी सरकार की नाकामी, यही कह रहे थे भागवत जी। भाई, मणिपुर शांत था, अभी 2 दिन से फिर अशांत हो गया। चुनाव के बाद जो है, जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने जो मैतेई लोग थे उनके ऊपर अटैक किए। अब मैतेई लोगों के सारे जो वेपन्स हैं आत्मरक्षा के, वो इलेक्शन के टाइम में प्रशासन ने रखवा लिए। अब मैतेई आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हम आत्मरक्षा कैसे करें। लेकिन राकेश जी, ये 2 दिन का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भागवत जी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से मणिपुर जो है वो शांत था, गन कल्चर खत्म हो गया था और वो कह रहे हैं कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। सर, वो पिछले 1 साल को गिना रहे हैं और इसीलिए मैं कह रही हूं कि वो तो सीधे सीधे मणिपुर को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर देश के सामने रख रहे हैं। पिछले 60 साल से लगातार नॉर्थ ईस्ट अशांत है, कोई 1 साल का प्रश्न ही नहीं है। मोहन जी ने एक विशेष संदर्भ में बात कही है, उसका समाधान इस सरकार को खोजना है, उन्होंने संकेत कर दिया है। वो समाधान क्या है? समाधान है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई को एसटी स्टेटस दिया था। वो एसटी स्टेटस इस दंगे की वजह से, झगड़े की वजह से, हिंसा की वजह से मैतेई के हाथ से चला गया। उसके बारे में अब तक केंद्र भी मौन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुप्पी साध रखी है और हाई कोर्ट ने भी चुप्पी साध ली है। बात यह है कि समाधान कैसे निकलेगा। जो मैतेई 2000 साल से मणिपुर में है, 2500 साल से है और वो उसी तरह ट्राइब है जैसे कुकी नागा हैं, लेकिन उनको आपने ट्राइब का स्टेटस 1935 के इंडिया एक्ट के माध्यम से जब आपने शेड्यूल ट्राइब का निर्धारण किया और 1950 में जो संवैधानिक आदेश आया उसके आधार पर मैतेई के साथ न्याय होना था। वो न्याय पहली बार मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया। क्यों? एसटी स्टेटस देना ये न्यायालय का काम नहीं है, एसटी स्टेटस देना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। नहीं, सवाल तो देखिए ना, अब इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि पिछली बार मोदी 2.0 303 पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। अगर वो जो आप कह रहे हैं कि साहब मैतेई के साथ नाइंसाफी हो रही थी, अगर मोदी 2.0 303 पूर्ण बहुमत के साथ मैतेई के साथ इंसाफ नहीं कर पाई और पिछले 1 साल से मणिपुर इस तरीके से सुलग रहा है कि मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि 1 साल से
मणिपुर जो है हमारा देश का हिस्सा है ना, हमारे भाई बहन वहां पर रहते हैं ना, और वो किस तरीके से दर्द वहां पर झेल रहे हैं, हम सबको इसका एहसास होना चाहिए। और इसी का एहसास जो है मोहन भागवत दिला रहे हैं। प्रेम सर, ये तो सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर वो गिना रहे हैं। देखिए राकेश जी तो उस विषय पे चले गए, लेकिन मुद्दा अभी मैतेई और कुकी के बीच झगड़े के कारण का नहीं है। मुद्दा है कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि जहाँ 10 साल से शांति थी और 1 साल से अशांति है, ये बात अलग है कि विपक्ष मोहन भागवत को भी बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल तक उनकी भी चुप्पी रही है। आज वो खामोशी तोड़ रहे हैं। ये क्या जेपी नड्डा जी ने आरएसएस के बारे में बीते दिनों चुनाव के दौरान जो बातें कही, क्या मोहन भागवत जी उसी का जवाब दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये देश के लिए बोल रहे हैं या बीजेपी उनको तवज्जो नहीं दे रही है इसलिए बोल रहे हैं? इसलिए मोहन भागवत जी के प्रश्न इस पर सवाल उठेगा। अगर देश की इंटीग्रिटी के लिए बोलते, मणिपुर के लिए बोलते, शांति के लिए बोलते, तो 1 साल से क्यों नहीं बोल रहे थे मोहन भागवत जी? ये बड़ी बात आपने कह दी है। मतलब यहाँ पर तो अब मोहन भागवत जो है वो भी विपक्ष के निशाने पर आएंगे विजय जी, कि 1 साल से मणिपुर का तो यही हाल है, मणिपुर बदहाल है, तब तो आप चुप रहे। और जब बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी जो है वो आरएसएस से बड़ी हो गई है, तो ये अपना हिसाब चुकाने के लिए अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं क्या मोदी सरकार से? नहीं, वो नाराजगी का एक कारण हो सकता है, जो जेपी नड्डा साहब का बयान है जिसका शुक्ला जी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए कि संघ जो है, आरएसएस का जो संगठन है, वो बीजेपी की न तो भरोसे है न उनकी सरकार के भरोसे है। वो उससे पहले भी चल रहा था, उसके बाद भी चल रहा है। उसका जो पूर्वोत्तर में काम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है, अभी हमें जो समझना चाहिए इसको बीजेपी आरएसएस के झगड़े की बजाय, कि जिस तरह से आरएसएस प्रमुख ने ये बात कही है, इससे मणिपुर की चिंता और सरकार की अनदेखी पर सवाल हो रहा है। हाँ। कि सरकार ने, जैसे उपाध्याय साहब ने कहा, तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर देश में। यदि उनको स्टेटस देना था तो 10 साल दे सकते थे ना। और क्या? वो नहीं किया। 1 साल इतनी बड़ी हिंसा रही है मणिपुर में, जो कुछ हुआ उसको चर्चा करना भी शर्मनाक लगता है। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप ने 200 से ज्यादा रैलियां चुनाव में की है, लेकिन मणिपुर में एक भी बार कोई व्यक्ति नहीं गया वहां पर। मणिपुर में आपको एक भी एमपी नहीं चुना गया। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर वो लड़ाई लड़ सके। इसका मतलब आप उस पर एक कारपेट डाल रहे थे और उसको अनदेखा कर रहे थे, जिसको मोहन भागवत जी ने उजागर किया। तो इस समय चिंता मणिपुर की चिंता करनी चाहिए। से मोदी सरकार बच नहीं सकती है। सार्वजनिक मंच से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यही संदेश दिया। राकेश शुक्ला जी, देखिए, केंद्र सरकार अजीब दुविधा में है। दुविधा उसके सामने ये है, यदि वो मुख्यमंत्री को हटाती है तो स्थितियां और विस्फोटक हो सकती हैं। हटाना चाहती है लेकिन हटा नहीं पा रही। सबसे बड़ा प्रश्न वहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि जब अपराध को सरकारी संरक्षण मिलता है तो मणिपुर में स्थितियाँ विकराल होती हैं। उसी का एक उदाहरण है मणिपुर की आज के हालात। बीरन सिंह पूरी तरह से विफल है और उसकी विफलता का कारण ये है, कहीं ना कहीं वो संरक्षण दे रहे हैं बीरन सिंह जी। चिंता जो संघ की है वो जायज़ है। जायज़ इसलिए है कि जब आप घुसपैठ की बात करते हो तो म्यांमार की सीमा लगी हुई है और आप बार बार कहते हो कि रोहिंग्या आ रहे हैं और नशीले पदार्थ का तस्करी हो रही है। मेरा कहना यह है कि पूर्वोत्तर प्राइम में रहा है संघ के, और जिस तरीके के हालात हैं उसमें इंतजार करने के बाद जब हालात नहीं सुधरे तो संघ को सामने आना पड़ा। नहीं सर, लेकिन इंतजार में बहुत वक्त नहीं लगा दिया। इसीलिए राकेश जी, जो संघ है उसकी नीयत पर भी सवाल उठेगा। जिस बात का जिक्र प्रेम सर कर रहे थे कि साहब 1 साल से ज्यादा, 4 मई का वो वीडियो था जो जून में अचानक से सुर्खियों में आया था, जिसको देखकर हम सबकी नजरें जो है वो शर्म से झुक गई थी और हम सब ने ये उम्मीद की थी कि कम से कम जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ मिलेगा। लेकिन हासिल क्या हो रहा है? 2023 के बाद 2024 देश आम चुनाव भी देख चुका है, देश में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन मणिपुर तो सर अभी भी सुलग रहा है। जहां तक मेरा ख्याल है, पिछले 1 वर्ष में संघ की 4 बड़ी बैठकें हुई हैं, चारों में इसका डिस्कशन हुआ है। चारों में उनके, एक में तो प्रस्ताव है बाकायदा कि मणिपुर में शांति हो, दोनों पक्ष शांत बैठे और शांति के बाद सरकार समाधान का प्रयास करे। सरकार अपना प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री श्री अमित शाह ने तो मतलब इस हिंसा के बाद से लगातार जितना ध्यान मणिपुर पर दिया, खुद गए, गृह सचिव गए, सब ने जाकर के वहां शांति का प्रयास किया। सवाल तो सुनिए, मतलब वो सारे प्रयास विफल है ना, वही तो रेखांकित अंडरलाइन कर रहे हैं ना। विफल प्रयास नहीं है मोहन भागवत जी, वो यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप कुछ कर नहीं पाए, वो कह रहे हैं अभी भी शांति की राह देख रहे हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि संघ इतना कंसर्न था, इतनी बैठकें संघ ने कर ली हैं, लेकिन कुछ हासिल वो कर नहीं पा रहा है। इसीलिए सार्वजनिक मंच से आकर ये सख्त नसीहत दे रही है संघ।
देखिए, संघ जो है, प्रधानमंत्री जी कोई संघ से अलग नहीं है, उनका सारा जीवन ही संघ में बीता है। हाँ। सरसंघ चालक के रूप में इनका दायित्व है मोहन भागवत जी का, वो मैसेज वो दे रहे हैं। और यहाँ जो देश के प्रति सोचने वाली जो मशीनरी है इस सरकार में पहले से ज़्यादा कहीं संवेदनशील है। इसलिए मैं कह रहा हूं, माननीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने तुरंत दौरा किया, गृह सचिव ने दौरा किया, सारी मशीनरी ने दौरा किया, बहुत कम समय में शांति स्थापित कर ली। मुझे याद है 2008 में हम सर, अगर शांति स्थापित कर ली होती तो आज मोहन भागवत को यह नहीं कहना पड़ता कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। अगर शांति स्थापित कर ली होती तो संघ प्रमुख को यह कहने की जरूरत क्या पड़ती? सवाल तो इसीलिए बड़ा है ना। और देखिए, मोहन भागवत के बयान पर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, संजय राउत हैं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, वो कह रहे हैं कि सरकार तो संघ के आशीर्वाद से ही चल रही है। वो कहीं ना कहीं संघ को भी मणिपुर के मामले में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुनिए। सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? सर, ये संघ का जिस तरीके का बयान आया, इसके बाद तो विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया सरकार पर हमला करने का। देखिए, मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष ने हमेशा से उठाया। हाँ। और राहुल गांधी ने तो वहाँ यात्रा भी की, कैंप में भी गए, सब कुछ हुआ। और उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि मणिपुर को में शांति लाने के लिए जो संजीदगी से प्रयास होना चाहिए था, पूरा देश इस बात को समझता है कि उसमें कमी रह गई। और यही कारण है कि वो हिंसा रुकी नहीं। अभी भी जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं कि वहाँ शस्त्र जमा करा लिए गए थे और इसलिए दिक्कत हुई। अरे शस्त्र लुटाए गए हैं, शस्त्र लुटाए गए हैं एक तरफा। और जिस तरीके से मैतेई समुदाय के पक्ष में राकेश जी बोल रहे हैं, और यही तो वहाँ की सरकार कर रही है, एक समुदाय के पक्ष में आप खड़े हो गए, जबकि सरकार दोनों पक्ष की आप जो है, हम मेरा सवाल है, कुकी समुदाय बताए और देश की कांग्रेस स्पष्ट करे मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस में वो क्या कर रही है। राकेश जी, एक सेकंड, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का सवाल है। एक सेकंड राकेश जी, एक गुजारिश है आपसे सर, ये 12 से 2 हमारा पॉलिटिकल शो जो है, इसमें हम पत्रकार लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं, हम नेताओं की तरह चीखते चिल्लाते नहीं है सर। और हम बारी बारी अपने बारी पर बोलते हैं सर। आपकी बारी हो गई, इनकी बारी चल रही है, उसके बाद विजय जी आएंगे, तो प्लीज इंतजार कीजिए। इस बीच जरा आपको सीधे लेकर चलते हैं। जयंत चौधरी जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है उन्होंने, और उनसे खास बातचीत करें हमारे सहयोगी जैनेंद्र, जरा सुनाते हैं आपको। मिलकर हमें काम करना है। स्थिर सरकार सुनिश्चित हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है, आशीर्वाद दिया है, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो विजन है उस पर हम काम करें, जनता तक जो हमने वादे किए थे वो पूरा करें, और जो हमारे देश की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उन पे हमारी सरकार खड़ा उतरे। एक आखिरी सवाल दूसरा, आप चूंकि राज्य मंत्री बने शिक्षा मंत्रालय में, नीट परीक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, छात्र जो हैं वो दोबारा परीक्षा कंडक्ट करवाने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपने अभी भी हालांकि चार्ज ही लिया है, लेकिन आप इस पूरे विवाद पर क्या कहें? नहीं, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, रिव्यू हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला चलता है तो मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देश की औसतन आबादी जो है उसकी उम्र आयु 29 वर्ष की है, तो इसलिए मैं अपनी बात दोहराता हूं कि कितना बड़ा मैंडेट है कि जिस देश की औसतन आयु 29 वर्ष है, स्वाभाविक है कि कौशल विकास मंत्रालय हो और शिक्षा विभाग हो, उनका सीधा संपर्क उन नौजवानों से है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जयंत जी। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जो रोड मैप होगा सरकार का, उस पर आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ, और साथ में ये भी कि जो आलोचना हो रही है, कह रहे विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जयनेंद्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बेहतर ढंग से निभाऊंगा, ये कहना जयंत चौधरी का।